कौन कौन से टॉपिक 12th क्लास में आते हैं और कितने कौन से टॉपिक के कितने नंबर बोर्ड वालों ने फिक्स कर रखे हैं, ये सारा सिलेबस हमें समझना है। तो हमारे जो 12th क्लास का सिलेबस है, पेपर कितने नंबर का आता है? 80 का। 10वीं में भी 80 का, 12वीं में भी 80 का। पेपर को बनाते टाइम बोर्ड इसको 4 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 4। जैसा कि 10th में आपने पढ़ा था कि पेपर कितने भागों में बटा रहता है? 4 भागों में इसको बांट के रखा जाता है। 4 भागों के नाम होते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी। इन चारों के अगर हम इंग्लिश नाम देखें तो सेक्शन ए को नाम दे रखा है रीडिंग सेक्शन। क्या नाम दे रखा है? रीडिंग। सेक्शन बी को नाम दे रखा है राइटिंग। क्या नाम दे रखा है? राइटिंग। सेक्शन सी को नाम दे रखा है ग्रामर। क्या नाम दे रखा है? ग्रामर। और सेक्शन डी को नाम दे रखा है टेक्स्ट बुक। क्या नाम दे रखा है? टेक्स्ट बुक यानी किताबें। समझ आ रहा है क्या? रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक, ये 4 सेक्शन हैं। चारों सेक्शनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा है? टेक्स्ट बुक। इस वाले सेक्शन से आपका आधा पेपर या उससे भी ज़्यादा बनता है। 80 नंबर का पेपर आता है तो आधा कितने नंबर का हुआ? 40। उससे भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन से आते हैं। कितने नंबर के? 42 नंबर के क्वेश्चन हमारे इस वाले सेक्शन से आएंगे। 42 नंबर के, आधे से भी ज़्यादा। ग्रामर सेक्शन मात्र 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 टॉपिक दे रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक 2 नंबर का। तो 4 टॉपिक के कितने नंबर हो गए? 8 टॉपिक, 8 नंबर। राइटिंग सेक्शन जो है 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? रीडिंग सेक्शन जो है 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 और 15 कितने हो गए? 30। 30 और 8 38। उधर वाले 2 लेंगे तो 40। 40 उधर से 2 ले लिए तो 40 उधर बचे, कितने हो गए? 80। मैथ अच्छी समझ आ रही है ना? तो कितने नंबर का हो गया? 80 नंबर का हमारे पूरा सिलेबस हो गया है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर से समझाया कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होता है। अब सेक्शन के नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन का नाम है रीडिंग सेक्शन। क्या नाम है? अच्छा, रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीडिंग का मतलब क्या होता है? फिर एक सेक्शन का नाम है राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। और बुक, बुक का मतलब किताब। ग्रामर का मतलब ग्रामर। ऐसा सेक्शन जिसमें हमसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज को पढ़िए, क्या करना है? पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन ढूंढिए और लिखिए। तो राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आएंगे पैसेज। हमें 2 पैसेज देगा, उन पैसेजों को हमें पढ़ना है और पढ़कर उनके क्या लिखने हैं? आंसर। कितने पैसेज आएंगे? 2। एक पैसेज तो कम से भी कम 500-600 शब्दों का आएगा, बड़ा वाला। कितने शब्दों का? 500-600 शब्दों का आएगा। वो पैसेज होगा 9 नंबर का। कितने नंबर का? एक पैसेज तो आएगा बड़ा वाला। जो बड़ा वाला पैसेज आएगा कितने नंबर का? 9 नंबर का। एक उससे थोड़ा छोटा आएगा और छोटा वाला जो आएगा वो कितने नंबर का आ जाएगा? 6 नंबर का आएगा। इस वाले पैसेज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर पैसेज में से ढूंढना है, जैसा हमेशा से ढूंढते आ रहे थे। इस वाले पैसेज में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे 4 आंसर दिए जाएंगे, चिन्ह लगाना है। तो सेकंड वाला पैसेज कैसा आएगा? अ सदा वाला, ऑप्शनल जिसको बोलते हैं। तो 6 नंबर वाला जो पैसेज आएगा उसमें क्वेश्चन अ सदा में आएंगे और इसमें क्वेश्चन हमें अ सदा में नहीं मिलेंगे, आंसर वहीं पे पैसेज में से छांट के लिखना है। अगर इन 9 नंबर और 6 नंबर को भी डिवाइड करके देखें तो इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन लास्ट में वोकैब वाले आते हैं। वोकैब वाले का मतलब पर्यायवाची या विलोम शब्द, एंटोनिम या सिनोनिम। कोई स्पेलिंग दी जाएगी, इस स्पेलिंग का सिनोनिम लिखिए।
जो लिखा हुआ है उसी तरह की कोई और उसी अर्थ वाली स्पेलिंग हमें पैसेज में से ढूंढ के लिखनी है। कोई स्पेलिंग लिख के दे दी है, उसकी अपोजिट वाली पैसेज में से ढूंढ के लिखनी है। तो अपोजिट वाली जब वो लिखाएगा तो वहाँ लिख के देगा एंटोनिम, और पर्यायवाची पूछेगा तो वो लिख के देगा सिनोनिम। तो जो पैसेज आता है, पैसेज में से 2 या 3 क्वेश्चन वोकैब के आएंगे। तो 6 क्वेश्चन तो आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन इजीली नहीं मिलेंगे, जिनको स्पेलिंग अच्छे से याद है वो कर पाएंगे। और 6 नंबर का ये जो पैसेज आएगा, इसमें एक आध क्वेश्चन वोकैब का आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन इसमें ईजी आते हैं और अब सदा वहाँ पे भरना है। तो 15 नंबर के तो हमारे क्या आएंगे, पैसेज आएंगे। बारी अब आती है राइटिंग सेक्शन की। कौन से सेक्शन की? जो राइटिंग सेक्शन है ये 15 नंबर का है और इसमें टॉपिक सिर्फ 3 हैं। कितने टॉपिक हैं? एक तो आपके आएगा लेटर, क्या आएगा? पाँच नंबर का। 2 लेटर याद कर सकता है ना, तो लेटर में नंबर नहीं कटेंगे। 2 लेटर याद हो जाएंगे साल भर में। अगर 2 लेटर याद कर लेगा तो लेटर में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये जो लेटर सेक्शन है इसको बोर्ड वाले ने 3 भागों में बांट के दे रखा है। टू एडिटर, जॉब, ऑफिशियल। लेटर को 3 टाइप से बोर्ड वाले ने दे रखा है कि एडिटर वाला, जॉब वाला और ऑफिस के कामों से संबंधित ऑफिशियल। 3 प्रकार के लेटर उसने हमारे सिलेबस में जोड़ रखे हैं। और क्वेश्चन देगा वो अथवा में। कैसे देगा? अथवा में। आपको जितने भी नौकरी वाले लेटर हैं, एक लेटर से ही सारे बनाना सिखा दूंगा। एक लेटर बनाना सिखाऊंगा या एक लेटर याद कराऊंगा। बैंक में नौकरी लगना हो तब भी उसी से बना सकते हो, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर बनना हो तब भी, किसी ऑफिस में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तब भी, किसी ऑफिस में आपको क्लर्क बनना है तब भी। पिछले सालों में 13 से लेकर सारे हम बोर्ड के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी बोर्ड में अभी तक क्वेश्चन आए सारे के सारे एक ही फॉर्मेट से क्वेश्चन आप लेटर के कर सकते हो। कौन से वाले? नौकरी वाले। ठीक है ना। फिर हमारे क्या है, समाज में कुछ बुराइयां होती है, कुछ समस्याएं होती है। उन समस्याओं को हम लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करते हैं, घर घर जाकर समस्या नहीं बता सकते। जो है ना, बच्चों से काम कराया जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, तो हम घर घर जाके समस्या नहीं बता सकते। आपके मोहल्ले में गंदगी के ढेर लगे हुए, तो ऐसी समस्याओं को हम क्या करेंगे, अखबार वाले के पास लेटर लिखेंगे और उससे कहेंगे कि आपके अखबार में ये समस्या प्रकाशित कीजिए, छापिए। तो अखबार वाले को अखबार वाले के पास लिखने के लिए हमसे लेटर पूछा जाएगा। कोई सा भी अखबार वाला पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मेट से ही सारे के सारे आप बनाना सीख जाओगे और पिछले सालों के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। उसके अलावा ऑफिस के काम से संबंधित आपको स्कूल के लिए फर्नीचर मंगाना है किसी दुकान से, है ना, या कोई सा भी काम करना है, तो इसमें 2-3 टाइप के कुछ लेटर आते हैं। तो 2-3 फॉर्मेट यहाँ से इसके सिखाने वाला हूँ, एक इसका और 2-3 इसमें। तो टोटल हमारे 5 फॉर्मेट हम लेटर के सीखने वाले हैं। यानी साल भर में हमें 5 लेटर याद करने हैं। वो 5 ही आपको याद नहीं होते हैं, लेकिन इस बार याद हो जाएंगे। क्या रटाने वाला हूँ मैं, तो रटा के याद कराऊंगा तो फिर याद हो जाएंगे। तो कितने लेटर याद करने हैं? 5 लेटर। जिनको 5 याद नहीं होते हैं वो 2 याद करेगा। कितने याद करेगा? क्योंकि पेपर में इन तीनों ही लेटर में से 2 लेटर अथवा में आएंगे। मान लो उसने एक ऑफिशियल दे दिया, आपने जॉब और एडिटर वाला याद कर लिया ना, तो एक इन दोनों में से देगा, एक ऑफिशियल दे दिया। हो सकता है वो दोनों ही इसमें से दे दे, लेकिन आपको वो कैसे भी देगा ना, एक ऑफिशियल और एक जॉब देगा तो आपने जॉब वाला याद कर रखा है, एक ऑफिशियल और एक एडिटर वाला देगा तो आपने एडिटर वाला याद कर रखा है। लेटर वाला क्वेश्चन कैसे आता है? अथवा में। 2 लेटर आएंगे, आपको करने कितने हैं? एक। अब जो भी क्वेश्चन बोर्ड वाले ने अथवा में दे रखा है ना, उसकी टेंशन नहीं करनी है। टेंशन क्यों नहीं करनी है कि बोर्ड वाला अथवा में उन्हीं क्वेश्चनों को देता है जिसको वो करवाना चाहता है कि बच्चा कोई सा तो करे, इसलिए वो अथवा में दे रहा है। तो बड़े बड़े आपके निबंधात्मक क्वेश्चन किताब में से अथवा में आएंगे, उनको भी हम फॉर्मेट टाइप से पढ़ेंगे और इन लेटरों को भी फॉर्मेट टाइप से ही पढ़ेंगे। तो कोई सा भी आप आसानी से दोनों में से कर दोगे। तो एक तो हमारे 3 तरह के लेटर होते हैं, 3 तरह में से अथवा में 2 लेटर आएंगे, तो वो लेटर हम करेंगे। तो कितने नंबर का कुछ टॉपिक रहेगा वो? 5 नंबर का। एक आपको स्पीच लिखना है। क्या लिखना है?
अच्छा अगर सेक्शन की बात करें ना, रीडिंग, इसमें तो पैसेज पढ़ते हैं तब आंसर लिखते हैं, तो इसलिए रीडिंग सेक्शन। राइटिंग, इसमें लिखते हैं, लेटर लिखिए, निबंध लिखिए, नोटिस लिखिए, तो इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपके एक स्पीच या फिर बात करें तो रिपोर्ट, क्या बात करें, रिपोर्ट, ये टॉपिक आपके आने वाला है। कौन सा टॉपिक, रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट टॉपिक होगा ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी क्वेश्चन अथवा में आएगा, लेकिन क्वेश्चन अथवा में रिपोर्ट नहीं आएगी, अथवा में आएगा आपके ट्रांसलेशन। क्या आएगा, आपको 10 या 6-7 लाइन के लगभग इंग्लिश में लिखी रहेगी, उन लाइनों को हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी ट्रांसलेट करना सीख लो या रिपोर्ट बनाना सीख लो, दोनों में से एक करना है। लेकिन मैं ज़्यादातर बच्चों को रिपोर्ट ही पढ़ाता हूँ और रिपोर्ट पर ही डिपेंड रखने के लिए कहता हूँ। उसका कारण ये है कि हिंदी ट्रांसलेट करना तो मैंने टेंस पढ़ा है, हेड आ रहा है तो परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आ रही है तो परफेक्ट टेंस होगा, चुका लगा दो, आईएनजी वाली चौथी फॉर्म आ रही है तो राह लगा दो। तो इस तरह से आपको हिंदी अर्थ करना मैं सिखा दूंगा। लेकिन हिंदी आप तब कर पाओगे जब उसकी स्पेलिंग आपको याद होगी, तभी कर पाओगे ना। तो इसमें जिसकी बोके अच्छी होती है वो बच्चा हिंदी कर पाता है। आपको पूरे टेंस आते हैं, स्पेलिंग आपने याद नहीं करेगी, फिर भी हिंदी में आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। तो ज़्यादा फोकस कौन से टॉपिक पे करेंगे, रिपोर्ट टॉपिक पे। रिपोर्ट के अडवा में ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी ट्रांसलेट। तो वो अगर हमें फिर लग रहा है कि रिपोर्ट ज़्यादा कठिन है, हिंदी ट्रांसलेशन सीधा दिख रहा है, तो फिर आप उसको कर सकते हो वहाँ पे। एक आएगा आपके नोटिस, शॉर्ट कंपोजन नाम है टॉपिक का, तो लेकिन उसमें आपको नोटिस ध्यान रखना है। क्या रखना है, ये जो टॉपिक आएगा 4 नंबर का आएगा, इसमें नोटिस के अथवा में और भी दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट बनाना, इनविटेशन बनाना। किसी को अपन प्रोग्राम में बुलाते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं ना, आपके पास किसी ने चिट्ठी भेजी है, आप प्रोग्राम में नहीं जा रहे हो तो उसका रिप्लाई देना। तो रिप्लाई, इनविटेशन, उसके अलावा जो अपन कुछ प्रचार वगैरह करने के लिए जो एडवर्टाइज बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, अखबारों में आपने देखा होगा एडवर्टाइज आते हैं, तो वो एडवर्टाइज बनाना। तो इसमें 3-4 टॉपिक दे रखे हैं जिनसे क्वेश्चन 2 अथवा में आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हर बार लेटर का आने की संभावना, नोटिस के आने की संभावना हर बार रहती है, या हर बार नोटिस आता ही आता है। तो उनमें हम अथवा में जो टॉपिक पढ़ेंगे तो एक नोटिस आसानी से वहाँ कर पाएंगे। तो आपके राइटिंग सेक्शन में 3 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, एक तो लेटर, रिपोर्ट और नोटिस। उसमें आपका राइटिंग सेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है ग्रामर की। कोरोना में तो कोई 10वीं पास नहीं हुआ ना तुम में से, उससे पहले था कोरोना, तो सभी ने 10वीं पढ़ रखी है। तो जिसने 10वीं पढ़ रखी है और मेरे से पढ़ रखी है तो उसके 2 टॉपिक तो क्लियर हैं। 4 टॉपिक आपके ग्रामर में आने वाले हैं, जो 2 टॉपिक तो 10वीं के ही है, सेम टू सेम। कहाँ से हैं, 2 टॉपिक तो 10वीं के हैं, बस उसका नाम बदल दिया है। तो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, एक का नाम तो उन्होंने दे रखा है सिंथेसिस। क्या दे रखा है, सिंथेसिस। एक का नाम दे रखा है क्लोज। क्या दे रखा है, क्लोज। ये टॉपिक क्लोज में आपको पढ़ा चुका ना, WH वर्डों से जोड़ना, तो वो वाला है इजी वाला, ठीक है। और एक का नाम दे रखा है प्रीपोजिशन, जिसको शायद आज हम स्टार्ट करने वाले थे सिलेबस समझने के बाद। और एक टॉपिक दे रखा है फ्रेजल वर्ब। कौन सा, ये चारों टॉपिक दे रखे हैं। चारों टॉपिक कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। सिंथेसिस और क्लोज टॉपिक क्या होता है, सिंथेसिस में आपको 2 सेंटेंस, क्लोज में 2 सेंटेंस जोड़ने होते हैं, अलग अलग 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको जोड़ते हैं, जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह से सिंथेसिस में आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन भरना होगा। ऑप्शन में 2 कंजक्शन मिलेंगे, कौन से वाले से वो जुड़ेगा, तो वो सही वाला कंजक्शन भरना है। तो जिसने 10वीं में कंजक्शन टॉपिक पढ़ रखा होगा ना, और एक रिलेटिव प्रोनाउन नाम से टॉपिक था 10वीं में, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें WH वर्ड आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों ही टॉपिकों के नाम बदल दिए हैं यहाँ पे, तो वो दोनों ही टॉपिक हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आर्टिकल है, इन, ऑन, अप, अबव, अंडर, बीनीथ, एक्रॉस, सिंस, फॉर, ये क्या होते हैं, अपने प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन टॉपिक आने वाला है 2 नंबर का, ठीक है। एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना है, नहीं सुना है ना। फ्रेजल वर्ब अपने आपने 10वीं में भी नहीं पढ़ा है,
11वीं में भी नहीं पढ़ा है, 8वीं 9वीं में भी नहीं पढ़ा है, पहली बार ही इसको आप पढ़ने वाले हो। तो इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है। बताइए गेट यानी क्या होता है? G-A-T होता है वो तो दरवाजा। अच्छा, गेट का हिंदी अर्थ किसी को भी याद नहीं है? गेट यानी होता है प्राप्त करना। क्या होता है? ब्रेक यानी क्या होता है? ब्रेक यानी क्या होता है? तोड़ना। गेट यानी क्या होता है? प्राप्त करना। तो देखो, गेट यानी होता है प्राप्त करना, लेकिन हम इन क्रियाओं के साथ कोई प्रीपोजिशन लिख देते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अर्थ। गेट यानी होता है प्राप्त करना, लेकिन मैंने गेट के साथ लिख दिया गेट अप। गेट अप, गेट अप यानी क्या होगा? उठना या जागना। गेट अप, गेट अप यानी क्या होता है? उठना या जागना। ब्रेक यानी वैसे तो तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक अप रिश्ता खत्म होना। क्या हो जाएगा? रिश्ता खत्म होना। अच्छा, आपने याद कर रखा होगा ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है लाना, ले जाना। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट। क्या होती है? ब्रोट। ब्रोट यानी भी क्या होता है? लाना, ले जाना। लेकिन इसके साथ हम जैसे पीछे कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाएगा। तो वो जो नया अर्थ आएगा उसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। अब फ्रेजल वर्ब को भी अगर आप समझना चाहो तो आपने एक शब्द सुना है कभी? फ्रेज। शायद मैं इस क्लोज टॉपिक को पढ़ाते टाइम मैंने थोड़ा बहुत समझाया होगा। वाक्य, उपवाक्य, फ्रेज, शब्दों का समूह। तो शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दों के समूह को फ्रेज। जब हम कोई भी एक साथ बहुत सारे शब्द लिख देते हैं और उसमें क्रिया नहीं होती है। अगर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, उसमें सब्जेक्ट है और क्रिया है, तो उसको हम क्लोज बोल देते हैं, उपवाक्य। क्या बोल देते हैं? लेकिन उपवाक्य से छोटे अगर शब्द हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट और क्रिया नहीं मिल रही है, तो उसको हम फिर फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दों का समूह। तो फ्रेजल यानी समूह से संबंधित है, और वर्ब यानी क्रिया, यानी क्रिया के साथ जो शब्दों का समूह रहता है उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। हमने अगर क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन लिख दिया तो उस क्रिया का पूरा अर्थ बदल जाता है। गेट यानी होता है प्राप्त करना, लेकिन गेट के साथ अप लिखा तो गेट अप यानी जागना हो जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? अच्छा, गेट अवे सुन रखा होगा सभी ने। गेट अवे, गेट अवे यानी क्या होता है? भाग जाना, बच निकलना। गेट अवे यानी क्या होता है? भाग जाना या बच निकलना। अच्छा, ब्रोटअप यानी सुन रखा होगा, ब्रिंग अप या ब्रोटअप, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप या ब्रोटअप यानी क्या होता है? पालन पोषण करना। अच्छा, टेक ऑफ यानी सुन रखा होगा, टेक ऑफ, टेक ऑफ द शर्ट, शर्ट उतारो। टेक ऑफ यानी होता है उतारना। क्या होता है? उतारना। कैरी ऑन यानी सुन रखा होगा सभी ने, कैरी ऑन। कैरी यानी तो क्या होता है? लाना, ले जाना होता है वैसे। कैरी ऑन यानी हो जाता है क्या हो जाता है? जारी रखना। क्या हो जाता है? तो क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन लिख देते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन लिखने से उस क्रिया का अर्थ बदल जाता है, तो उनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो ये टॉपिक फ्रेजल वर्ब समझ आया क्या सभी के? आपके सिलेबस में 6 क्रियाएं दे रखी है। कितनी क्रियाएं दे रखी है? 6 क्रियाएं दे रखी है। प्रत्येक क्रिया के साथ 2, 5, 10 प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो लगाने के बाद अर्थ बदल जाता है। तो एक के साथ अगर हम 10 प्रीपोजिशन लगा के याद कर लेंगे, इन लगाया, सभी के साथ ऑन लगाया, एक क्रिया के साथ अगर हम 10 लगाएंगे तो एक ही क्रिया के 10 स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? तो 6 फ्रेजल वर्ब हमारे सिलेबस में दे रखी है, 6 या 7। तो आपको 60 या 70 स्पेलिंग क्या करनी है? याद करनी है, लेकिन वो याद नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं ट्रिक से याद कराऊंगा इसे। कैसे याद कराऊंगा? याद इसलिए नहीं हो पाएगी, मान लो हमने गेट से याद किया, एक तो याद किया गेट अप, एक याद किया गेट अवे, एक याद किया गेट ऑन, एक याद किया गेट ऑफ। तो ये क्या गेट 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 एक जैसी स्पेलिंग है ना सारी, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो इनके लिए मैंने क्या 2-3 साल से ट्रिकें बना रखी है, तो बच्चों को ट्रिकों से अच्छे याद होते हैं। तो आपको फिर ये कैसे याद करनी है?
ट्रिक से याद करनी है तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। 60 स्पेलिंग याद करनी है साल भर में, वो भी ट्रिक से। कर सकते हो क्या? कर सकते हो आसानी से? नहीं कर सकते? अच्छा, गेट अवे की कैसे ट्रिक बताऊंगा मैं। गेट अवे की ट्रिक कैसे बताने वाला हूँ। गेट यानी तो होता है प्राप्त करना, लेकिन मैं इस गेट को आपको, जो आपने ये वाला गेट अभी बोला ना, गेट यानी दरवाज़ा, उसी दरवाजे से याद करा दूंगा कि गेट का मतलब तो आप मान लो दरवाज़ा, और अवे से मान लो हाईवे। आपने किसी आदमी को पकड़कर, पुलिस वालों ने पकड़कर हाईवे पे किसी आदमी को पकड़ा, लेकिन वो क्या किया, हाईवे की तरफ वाला जो उसको बंद कर दिया किसी कमरे के अंदर, तो वो गेट तोड़कर हाईवे की साइड वाला गेट तोड़कर वो क्या हो गया, भाग गया। तो याद रह जाएगा गेट अवे यानी भाग गया। कौन से रास्ते से भागा? हाईवे वाले से। क्या कर कर? गेट तोड़कर। इस तरीके से अपने ट्रिकों से इनको याद करने वाले हैं, तो ये याद हो जाएगी। बस इनका हिंदी अर्थ याद करना है। टॉपिक में कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है। एक्सरसाइज करो, हिंदी अर्थ याद करो, उसी में अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस हिंदी अर्थ जो है मैं ट्रिक से याद करा दूंगी इसके। तो ग्रामर के चारों टॉपिक समझ आए क्या? ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और ग्रामर वाला सेक्शन आपके समझ आ गया। अब बारी आती है टेक्स्ट बुक्स वाले सेक्शन की। तो हमारे टेक्स्ट बुकें दो होती है। कितनी होती है? एक तो है पनोरमा, एक है फ्लेमिंगो। दोनों है ना? फ्लेमिंगो और पनोरमा। ये तो होती है मेन किताब, ये होती है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो मेन किताब तो है 28 नंबर की, सप्लीमेंट्री है 14 नंबर की। 14 और 28 कितने हो जाएंगे? 42। ये जो मेन किताब है इसको भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कविता वाले पार्ट, एक पढ़ेंगे कहानी वाले पार्ट। कहानी वाले पार्ट 14 नंबर के, और कविताओं वाले पार्ट भी 14 नंबर के। तो 14 14 14 कितने नंबर हो जाएंगे? 42 नंबर। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। फिर अब मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेटर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो दोबारा इसको और विस्तार से सिलेबस समझाऊंगा। रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तो इसको भी विस्तार से समझाऊंगा। फ्लेमिंगो बुक पढ़ाऊंगा तो दोनों को विस्तार से समझेंगे। और पनोरमा पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से ये समझेंगे कौन से टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन से नंबर पे क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, छोटे आंसर किन के लिखने हैं, बड़े आंसर किन के लिखने हैं। तो वो हम जब टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। अभी आप बस मोटा मोटा नोट कर लो, ठीक है ना। क्या? एक नंबर किसका घट रहा है? लेटर 6 नंबर का है। कितने का है? लेटर काफ़ी बड़ा लिखना होता है 12th क्लास में। तो अब आप ये बताओ सबसे पहले कौन सा वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे?
ग्रामर। ग्रामर सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और नंबर सबसे कम होते हैं इसके, और सबसे कम टाइम लगता है राइटिंग सेक्शन में, और सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे अच्छे नंबर होते हैं। 3 चीज़ें याद करनी है जिसमें 15 नंबर। एक तो रिपोर्ट याद करनी है, 2 लेटर याद करने हैं, 1 नोटिस याद करना। एक ही नोटिस से सारे नोटिस बनाना सिखा दूंगा, एक ही रिपोर्ट से सारी रिपोर्टें बनाना, और 2 लेटर से लगभग सारे लेटर भी बना सकते हो। लिख लिया सभी ने? चलिए, तो ग्रामर वाले को डिस्कस करें। ग्रामर में कौन सा पढ़ना चाहोगे? तो प्रिपरेशन पढ़ा देते हैं पहले, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। अच्छा, किसी को इसका हिंदी अर्थ याद है क्या? प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। इसको समझने के लिए हम समझेंगे, प्री को 2 टुकड़े करेंगे। एक तो प्रीपोजिशन का एक तो टुकड़ा हो जाएगा प्री, क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा पोजीशन।
प्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब जो कम कीमत में मिल जाए, बिना कीमत के मिल जाए, फ्री। आपने सुना होगा ना, प्री एग्जाम, एग्जाम से पहले। अच्छा, आजकल आजकल के एक दो सेशन से बोर्ड के पेपरों से पहले स्कूल में बोर्ड होती है, उसको बोलते हैं प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले की बोर्ड, प्री बोर्ड। तो प्री का मतलब पूर्व, प्री का मतलब क्या होता है? पूर्व या पहले, बोर्ड से भी पहले जो पेपर होता है उसको प्री बोर्ड बोलते हैं। प्री बहुत सी जगह पे यूज आपने सुना होगा, प्री इंट्रेंस एग्जाम या प्री एग्जाम, प्री बीएसटीसी, ऐसा ही आपने सुना होगा, बीएसटीसी के पहले होता होगा, या प्री डीएड। तो ऐसी डिग्री जो उस डिग्री से पहले की जाती है। तो प्री का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले। और पोजीशन या कहें तो पोजीशन, पोजीशन यानी स्थिति, पोजीशन यानी स्थिति, यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की स्थिति दूसरी संज्ञा के साथ बताते हो, उन शब्दों को प्रीपोजिशन कहेंगे। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। अगर हिंदी नाम याद हो तो संबंध बोधक, क्या कहेंगे? संबंध यानी संबंध, बोधक यानी बताने वाला। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताते हों, ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा से या सर्वनाम से बताते हों, उसको संबंध बोधक कहेंगे। इंग्लिश में कहें तो प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो पहले स्थित हो, किसी संज्ञा के पहले स्थित हों, जिस संज्ञा से पहले स्थित हुए हों उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा से बताएंगे वो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे कि राम इज इन द रूम, राम इज इन द रूम। बताइए, एक संज्ञा तो है राम, बताओ राम कहाँ है? कमरे में। तो एक संज्ञा है रूम, इस रूम संज्ञा के साथ क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? इन। तो बताइए, राम का और कमरे का संबंध बताया जा रहा है क्या? कमरे में कौन है? राम कहाँ है? तो दोनों के बीच क्या बताया जा रहा है? संबंध। तो एक संज्ञा के पहले ये आए, कौन सी संज्ञा के साथ? रूम के साथ। रूम के पहले ये आया, जो आया वो तो है प्रीपोजिशन, और ये इस रूम का संबंध बता रहा है कि रूम में कौन है? राम है, राम के साथ संबंध बता रहा है। तो इसका मतलब है राम कमरे में है। अगर आप वैसे तो ये समझते हो कि प्रीपोजिशन लिख भी दो नहीं भी लिखो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है। आपने पढ़ रखा ऐसा, आपको गलत फहमी है कि इन नहीं लिखेंगे तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप प्रीपोजिशन मत लिखिए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। राम इज द रूम, इसका हिंदी करिए क्या होगा? राम कमरा है। राम, इसका हिंदी क्या आ रहा था? राम कमरे में है, इसका हिंदी राम कमरा है। तो बताओ अर्थ का अनर्थ हुआ क्या? यानी प्रीपोजिशन किसी संज्ञा से पहले आएगा और उसका संबंध दूसरी संज्ञा से बताएगा, और प्रीपोजिशन अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए, अगर हमने इसमें प्रीपोजिशन नहीं लिखा तो अर्थ का क्या हो गया? राम को ही कमरा बना दिया, राम कमरा है और राम कमरे में है। तो किसी संज्ञा से पहले कोई शब्द स्थित होता है और वो उस संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताता है, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। टॉपिक डालो सभी, डाल लिया।
परिभाषा लिखो। लिखो, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित होने वाले शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित होने वाले शब्द जो उसका संबंध जो उसका संबंध जो उसका संबंध अन्य जो उसका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हों जो उसका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हों जो उसका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हों अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हों उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, डियर यानी हिरन, टाइगर यानी चीता। चीता हिरन के पीछे भाग रहा है, तो दोनों में संबंध बताया जा रहा है। चीता किसके पीछे भाग रहा है? हिरन। हिरन के पीछे कौन भाग रहा है? चीता। तो वहाँ पे पीछे के लिए अर्थ बताने के लिए, संबंध बताने के लिए आफ्टर आया हुआ है, तो ये आफ्टर भी क्या होगा? प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। तो बताओ किताब कहाँ है? टेबल पर। टेबल पर क्या है? किताब। तो दोनों में संबंध बताने के लिए क्या आया हुआ है? ऑन। ये हमेशा प्रीपोजिशन किसी संज्ञा से पहले आते हैं। देखो, रूम संज्ञा है तो इन आ रहा है, टेबल संज्ञा है ऑन आ रहा है, डियर है आफ्टर आ रहा है। या फिर सर्वनाम के लिए भी आते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा की जगह पे लेके जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, पढ़ रखा है ना, तो सर्वनाम के लिए भी आते हैं फिर ये। अच्छा, संज्ञा क्या किसे बोलते हैं? किसी का भी नाम हो उस नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। अच्छा, सुबह हमने किसी का नाम रख रखा है क्या? किसी चीज़ का नाम रख रखा है क्या सुबह? अरे समय का नाम रख रखा है ना। किसका नाम रख रखा है? अच्छा, सोमवार किसी का नाम रख रखा है क्या? किसका रख रखा है? तो बताओ सोमवार संज्ञा होगा क्या? होगा ना भाई। संज्ञा का मतलब होता है किसी का भी नाम हो उस नाम को अंग्रेजी हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। तो बताओ जनवरी किसी का नाम रख रखा है क्या? संज्ञा होगा क्या? होगा ना। अच्छी बात, लिख लिए सभी ने? बॉयज वेंट टू जयपुर ऑन संडे, लड़के सोमवार को जयपुर गए थे।
तो एक संज्ञा है जयपुर। जयपुर का संबंध बताया जा रहा है लड़कों से, तो इसके साथ संबंध बताने के लिए क्या लिख दिया, टू। तो ये टू क्या रहेगा, प्रीपोजिशन। लड़के एक संज्ञा है, लड़कों का संडे से संबंध बताने के लिए कि वो कब गए थे, संडे को, तो संडे के साथ एक प्रीपोजिशन क्या लग गया, ऑन। तो ये ऑन भी एक प्रीपोजिशन है, ये टू भी एक प्रीपोजिशन है। चलिए लिखिए, लिख लिया। अब अगर लिख लिया तो बोर्ड पे ध्यान लाएंगे सभी। अब आप मुझे बताइए, राम कोई संज्ञा है, रूम कोई संज्ञा है। बताइए यहाँ पे रूम के अंदर हम राम की क्या बता रहे हैं, स्थिति। राम की क्या बता रहे हैं, स्थिति की राम कौन सी जगह पे है। तो बताओ राम के होने की जगह हम कहाँ बता रहे हैं, रूम में बता रहे हैं। तो ये जो रूम है वो किसका नाम है, जगह का नाम है। द बुक इज ऑन टेबल, बताओ किताब कहाँ है। तो बुक के लिए जगह कहाँ बता रहे हैं, टेबल पर। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जगह, ठीक है ना। टाइगर इज रनिंग आफ्टर डियर, बाघ जो है किसके पीछे भाग रहा है, हिरण। बताओ इसमें हम कोई जगह बता रहे हैं क्या, नहीं। इसमें हम क्या बता रहे हैं, टाइगर भी गति कर रहा है और हिरण भी गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम संबंध बता रहे हैं वो गति करती हुई चीज़ों में बता रहे हैं। कौन सी में, बताओ हिरण गति कर रही है क्या, टाइगर भी कर रहा है। तो गति करते हुई चीज़ों में हम यहाँ संबंध बता रहे हैं, ठीक है। बॉयज वेंट टू जयपुर, हाँ लड़के जयपुर गए थे। तो इसमें हम जगह के संबंध में बता सकते हैं कि कौन सी जगह गए थे वो। तो जयपुर एक जगह है, तो इसमें हम कौन सा बता रहे हैं, स्थान वाला। कौन सा बता रहे हैं, बॉयज कब गए थे, संडे को। तो ये जो संज्ञा है ये किसी समय का नाम है, किसका नाम है, समय का। यहाँ से हमें समझना है कि प्रीपोजिशन को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट के इसको हम पढ़ते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में इसको बांटा जाता है। वो तो हम पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए कितने भागों में पढ़ेंगे, 3 भागों में। कुछ प्रीपोजिशन तो होते हैं जो जगह के बारे में जानकारी देते हैं, जगह के बारे में संबंध बताते हैं। तो जगह वालों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो पाए। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो गति बताते हैं, जैसे कि हिरण के पीछे शेर भाग रहा है तो गति बता रहे हैं। तो गति बताने वाले, पंखा चल रहा है तो पंखा भी गति, पक्षी उड़ रहा है आसमान में पक्षी उड़ रहा है तो आसमान वही है लेकिन पक्षी गति कर रहा है। तो गति करने वालों के बीच हम संबंध बताएंगे। तो कुछ प्रीपोजिशन होते हैं गति बताने वाले, कुछ होते हैं जगह बताने वाले, कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो समय से पहले यूज होते हैं, जैसे संडे से पहले, सुबह, शाम। जो अपन टेंस टॉपिक में डिस्कस करने वाले थे ना, सिंस फॉर, सोमवार से, सिंस मंडे, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो समय से पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रीपोजिशन को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में। चलिए लिखिए प्रीपोजिशन को, हाँ एग्जाम्पल लिख लिया ना। अब अगली लाइन उसके नीचे लिख लो एग्जाम्पल के लिए। प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा जाता है। स्थान या जगह बताने वाले, अच्छा इस तरह से लिख लो, 1 नंबर डाल के स्थान या जगह, 2 नंबर गति, 3 नंबर समय। 1 नंबर पे लिखो स्थान या जगह बताने वाले। एक नंबर पे क्या लिखो, स्थान या जगह बताने वाले। 2 नंबर पे लिख लो गति बताने वाले। 2 नंबर पे गति वाले लिख लिए। और 3 नंबर पे कौन सा वाला देखा था, समय, समय बताने वाले।
मान लो बेटो भाई, चलिए इसमें तो इतने ही काफ़ी हैं। into, onto, off, up, down, through, across, along, along with, समय बताने वालों में लिख लो इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, वाई, टिल, until, within, in, on, at, since, for, why, till, until, within। तो इन सभी प्रीपोजिशनों के बारे में हमें समझना है। कुछ प्रीपोजिशन तीनों में मिल रहे होंगे।
मतलब वो समय वाले में भी आ जाते हैं, जगह में भी आ जाते हैं और स्थानों पर भी आ जाते हैं। जैसे कि ये मिल रहा होगा एक तो आफ्टर बिफोर, मोहन सोहन के पीछे बैठा हुआ है, तो बाद में पीछे बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे वहाँ आफ्टर। कहाँ बैठा है तो जगह बता रहे हैं, बाद में पीछे। मोटरसाइकिल कार के पीछे चल रही है तो पीछे गति भी कर रही है वो, पीछे के लिए आफ्टर यानी बाद में के लिए क्या लिखेंगे आफ्टर। वह संडे के बाद आया था, तो संडे के बाद तो वहाँ भी अपन बाद के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं आफ्टर का। तो तीनों जगह भी यूज हो जाते हैं कुछ। 7 नंबर पे एक तो टिल है, एक अनटिल है। टिल अनटिल कौन से पे हैं? 6 नंबर पे बीनीथ, बीनीथ यानी होता है के नीचे। हाँ, जैसे किताब के नीचे मोबाइल रखा है तो बीनीथ यानी नीचे। इनका अर्थ तो मैं एक एक को पढ़ाऊंगा ना सभी को, तब अर्थ लिखाऊंगा, वो अभी इसलिए नहीं लिखा है कि वहाँ पे लिखने वाले हैं। बीनीथ यानी नीचे। ठीक है तो फिर